हेलो दोस्तों। मध्यकालीन भारत की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जीके जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था मंत्रिपरिषद को मुगल शासन में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उ सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्ट से बचाने का कार्य मुहत्तसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में और महाल का जिला या दस्तूर में तथा दस्तूर का ग्राम में बांटा गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थीं, जिसे नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उसके कार्य। सूबेदार। मुगल काल में सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करता था एवं प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान हुआ करता था। दूसरा पद है दीवान। मुगल काल में दीवान का पद प्रांतीय राजस्व का प्रधान हुआ करता था। वह सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। मुगल काल में बख्शी नामक पद होता था। बख्शी जो है प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था। बख्शी। फौजदार। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। अमील या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल। कोतवाल मुगल काल में कोतवाल नगर का प्रधान होता था। सिकदार। सिकदार जो है परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। अमील जो है मुगल काल में अमील ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना अमील का काम था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल काल की समस्त भूमियां 3 वर्गों में विभाजित हुआ करती थी। पहला है खालसा भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहता था। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। सयूरगल या मदद मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि सरयुगल या मदद मास कही जाती थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई गई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है पोलज। इसमें नियमित रूप से खेती हुआ करती थी। पोलज में वर्ष में 2 फसल। दूसरा भूमि पड़ती भूमि होता था। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। तीसरा भूमि चाचड़ थी। चाचड़ जो है 3 या 4 वर्षों में
खेती के अंतराल पर चाचर पे खेती होती थी। अगला है बंजर भूमि। बंजर भूमि खेती योग्य भूमि नहीं होती थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की दो श्रेणी थी, एक को तख्शीश एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद काश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। दूसरा है पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य किया करते थे। तीसरा है मुजारियन। मुजारियन खुद काश्त कृषकों की भूमि किराए पर लेकर कृषि का कार्य करते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना नाम एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं की बात करें तो गल्ला बख्शी मुगल काल में लगान वसूलने की एक व्यवस्था थी। इसके तहत फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा है नशक व्यवस्था के अंतर्गत इसमें खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तीसरी व्यवस्था जब्ती व्यवस्था थी। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। मुगल काल की सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। यानी मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो चांदी का रुपया। मुगल सेना को 4 भागों में विभक्त की जाती थी। पहला है पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने प्रारंभ किया था। यानी मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार उमरा कहा जाता था। यानी 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाता था और 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला उमरा का एवं 2500 से ऊपर तक का मनसब प्राप्त करने वाला अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अश्व एवं सिंह अश्व की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। यानी मनसबदारी व्यवस्था में 2 अश्व और सिंह अश्व की व्यवस्था जहांगीर ने किया था और सर्वप्रथम यह पद महावत खान को दिया गया था।